सभी बच्चों को नमस्कार। तो हम चैप्टर नंबर 2 के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे। उस अभ्यास प्रश्न में जो बड़े वाले क्वेश्चन हैं 150 शब्दों वाले, वो 2 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, तो थोड़ा उन पे चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, विश्व में जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो जब अपने इस चैप्टर को पूरा विस्तार से पढ़ा था तो हमने बहुत सारी चीज़ें जानी थी। उन बहुत सारी चीज़ों को अपन को यहाँ पर एक जगह केंद्रित करना है। याद करो, जब हमने विश्व की जनसंख्या को पढ़ना चालू किया था तो हमने कहा था विश्व की जनसंख्या लगभग 600 करोड़ से क्या हो गई है, ज़्यादा। फिर बहुत सारी बातें और भी आपने देखी थी कि विश्व में जो जनसंख्या और घनत्व का वितरण है उसके लिए कौन सा शब्द आप काम में लेंगे, असमान। इसको व्यक्त करने के लिए आपने ये कहा था कि 90% भूभाग जो है, जो प्राकृतिक विषमताओं से भरपूर है, उसमें केवल कितनी % जनसंख्या निवास करती है, 10। यानी इस प्रदेश की जो जनसंख्या है वो आपने कहा था विरल है, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक विषमताएं ज़्यादा पाई जाती हैं। जबकि पृथ्वी का 10% भूभाग ऐसा है जहाँ 90% जनसंख्या निवास करती है, और इतने से भूभाग पर या इतने कम क्षेत्रफल पर जब इतने लोग निवास करेंगे तो उस स्थानों पर संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन होगा, तेजी से दोहन होगा, तो वहाँ प्राकृतिक संपदाओं का ह्रास क्या होगा, तेजी से। तो उन क्षेत्रों के अंदर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिसकी परिचर्चा हमने की थी। अपन ये मान सकते हैं कि जो क्षेत्र मानव और मानवीय क्रियाओं के अनुकूल होते हैं वो क्षेत्र हमेशा कैसे होंगे, सघन। और जो क्षेत्र मानव और मानवीय क्रियाओं के अनुकूल नहीं होते, प्रतिकूल होते हैं, वो क्षेत्र हमेशा कैसे होंगे, विरल बसे हुए होंगे। तो ये तो हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन या क्वेश्चन का जो है इंट्रोडक्शन चालू किया। जब हमने जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक देखे थे तो हमने उसको 3 भागों में विभक्त किया था। याद करो, पहला जो कारक था वो था भौतिक या भौगोलिक कारक। भौतिक और भौगोलिक कारकों में सारी की सारी वो चीज़ें आएंगी जो प्रकृति से, धरातल से या भू आकृति से संबंधित हैं। जबकि दूसरा जो कारक हमने पढ़ा था वो था आर्थिक कारक, आर्थिक क्रियाकलाप। और तीसरा हमने पढ़ा था सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने में हमें इन्हीं कारकों को थोड़ा विस्तार से लिखना है। थोड़ा याद कीजिए, हमने भौतिक और भौगोलिक कारकों में 4 बिंदु पढ़े थे। पहला बिंदु हमने देखा वहाँ पर जलवायु, दूसरा बिंदु हमने देखा जल उपलब्धता, तीसरा बिंदु हमने देखा भू आकृति, चौथा बिंदु हमने वहाँ पर देखा मृदाएं, यानी किन किन क्षेत्रों में लोग ज़्यादा निवास करते हैं। आर्थिक कारकों में भी हमने सबसे पहले देखा नगरीकरण, खनिज निक्षेप और औद्योगिकरण। और सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर भी हमने चर्चा की कि जो क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से शांतिपूर्ण होते हैं, जहां मानवीय संपत्ति की सुरक्षा अधिक होती है, वहां ज़्यादा लोग निवास करना पसंद करते हैं। अगर इन बिंदुओं की अपन थ्योरी लिखना चालू करें तो थोड़ा याद कीजिए, जलवायु में हमने लिखा था एक सम जलवायु और एक विषम जलवायु। तो जिन क्षेत्रों की जलवायु सम होती है या शीतोष्ण जलवायु होती है वहाँ लोग ज़्यादा निवास करते हैं बजाय विषम जलवायु की। जल उपलब्धता की बात हमने की कि जहाँ जल उपलब्धता ज़्यादा होती है वहाँ लोगों का बसाव क्या होता है, ज़्यादा। तो फिर हमने कहा था नदी घाटी के जो क्षेत्र हैं वो ज़्यादा बसे हुए हैं। भू आकृति में हमने कहा था जो धरातल समतल है, जो भूभाग समतल है या प्राकृतिक विषमता उबड़ खाबड़ नहीं है, तो वहाँ ज़्यादा लोग निवास करेंगे बजाय जो प्रदेश समतल है या ये कहें जहाँ जमीन उबड़ खाबड़ नहीं है वहाँ ज़्यादा लोग निवास करेंगे बजाय पर्वतीय प्रदेशों के। ये तो हमने पढ़ लिया। मिट्टी में भी हमने देखा था कि जिस प्रदेश की मिट्टी उपजाऊ होती है वहाँ कृषि क्रियाकलाप ज़्यादा होते हैं, और जहाँ कृषि क्रियाकलाप ज़्यादा होते हैं वहाँ रोजगार के अवसर ज़्यादा होते हैं, और जहाँ रोजगार ज़्यादा मिलेगा वहाँ लोगों का बसाव भी ज़्यादा हो जाएगा। नगरीकरण में हमने देखा कि लोग हमेशा तलाश में रहते हैं उच्च जीवन स्तर की, अच्छी आर्थिक क्रियाओं की, रोजगार की। तो इस तलाश में वो गाँवों से लगातार नगरों की तरफ पलायन करते हैं, तो वहाँ भी जनसंख्या वितरण है वो प्रभावित होगा। खनिज निक्षेपों में भी हमने पढ़ा था कि जिन क्षेत्रों में खनिज निक्षेप ज़्यादा होते हैं वहाँ खनन कार्य होगा या रोजगार के अवसर ज़्यादा होंगे, तो वहाँ ज़्यादा लोग निवास करेंगे। ऐसा ही हमने औद्योगिकरण में भी देखा था कि जहाँ औद्योगिक इकाइयाँ ज़्यादा लगेंगी वहाँ हर प्रकार के लोग बसना पसंद करेंगे, तो वो क्षेत्र जो है वहाँ जनसंख्या का दबाव ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो बिंदु हमने पढ़े हैं, भौतिक कारक, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक कारक,
इन्हीं को थोड़ा विस्तार से इस क्वेश्चन का आंसर जब देंगे तो हमें लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा देखते हैं कि सरल भाषा में इसको कैसे लिखते हैं। तो अपन सबसे पहला बिंदु देख लेते हैं यहाँ, भौगोलिक कारक या भौतिक कारक। तो यहाँ जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो याद करो 4 कारक लिखे थे, जल, उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मिट्टी। 1 बाय 1 अपन इनका थोड़ा सा विश्लेषण भी कर लेते हैं। सबसे पहले भू आकृति। भू आकृति में देखो कौन सी चीज़ अपन यहाँ पर नोट करेंगे, तो हमने ये बातें कई बार जान ली हैं कि सबसे नंबर 1 पर जो बसाव की दृष्टि से आता है वो कौन से क्षेत्र आते हैं, मैदानी। मैदानी क्षेत्रों की बजाय अगर अपन उबड़ खाबड़ वाले क्षेत्र देखें या पठारी भूभाग देखें तो वहाँ कम लोग निवास करना पसंद करते हैं। तो ये एक लाइन आप लिख सकते हो कि विश्व के समतल मैदानी भूभागों में उबड़ खाबड़ और पठारी भूभागों की तुलना में अधिक लोग निवास करते हैं। यानी सीधे शब्दों में अपन ये कहें कि सघन बसे हुए क्षेत्र कौन से होंगे, समतल मैदान, जबकि विरल बसे हुए क्षेत्र कौन से होंगे, उबड़ खाबड़ पर्वतीय प्रदेश या फिर पठारी प्रदेश। अब यहाँ थोड़ा सा अगर इसको इस तरह से लिख दें आप कि मैदानी भूभाग जो है वो पठारी भूभागों की बजाय सघन क्यों है, तो थोड़ा सा यहाँ कारण लिख दें कि मैदानी भूभागों में अच्छी क्या हो सकती है, सघन कृषि, अच्छी जल सिंचाई सुविधाएं वहाँ लागू हो सकती हैं, यातायात की उत्तम सुविधाएं वहाँ पर लग सकती हैं, व्यापार की दृष्टि से मैदानी भूभाग जो है वो श्रेष्ठ हैं। तो ये सारी सुविधाएं मैदानी भूभागों में ज़्यादा अच्छी तरह से उपलब्ध हो पाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैदानी भूभाग जो है वो और भूभागों की तुलना में सघन बसे हुए हैं। तो ये था भू आकृति, इसमें थोड़ा सा इतना अपन नोट कर सकते हैं। दूसरा है जलवायु। तो जलवायु आपको पता है इसमें 2 महत्वपूर्ण कारक अपन ले सकते हैं, एक तो किसी भी स्थान का ताप और एक वर्षा। तो आप जानते हैं जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है यानी भूमध्य रेखीय प्रदेश, वहाँ जनसंख्या कम निवास करती है, और जहाँ का सम तापमान है, सम जलवायु है, तो वहाँ ज़्यादा लोग निवास करते हैं। वर्षा वाला बिंदु भी आप जानते हो, जहाँ अच्छी वर्षा होती है वहाँ सघन कृषि होती है और सघन कृषि क्षेत्र ज़्यादा जनसंख्या वाले माने जाते हैं। तो अपन थोड़ा सा अगर इसमें थ्योरी नोट करें तो ये लिख सकते हैं तापमान व वर्षा घनत्व है। तापमान और जो वर्षा है वो घनत्व व वितरण, ये 2 शब्द हैं, दोनों ही घनत्व व वितरण, इन दोनों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। अपन ये लिख सकते हैं कि तापमान का या वर्षा का प्रत्यक्ष प्रभाव जो है वो किसी भी प्रदेश की जनसंख्या और उसके घनत्व वितरण पर पड़ता है। यहाँ 2 क्षेत्र हमने पहले भी देखे थे, एक तरफ सम जलवायु क्षेत्र ले लें, एक तरफ विषम जलवायु क्षेत्र ले लें। तो आपने कहा था सम जलवायु वहाँ मनुष्य ज़्यादा रहना पसंद करता है तो वो सघन बसे होंगे, और जो विषम जलवायु क्षेत्र है वहाँ लोग कम निवास करते हैं क्योंकि वो मानवीय अनुकूल नहीं है। या अपन इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, जिन प्रदेश का तापमान उच्च है या जो अधिक शीतलता वाले प्रदेश हैं, जैसे आप मरुस्थल लो या ध्रुवीय प्रदेश देखो, आर्कटिक या अंटार्कटिक जोन जो है वो मानव विहीन क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ मानव जो है वो बसाव है वो लगभग कितना है, 0 है। इन दोनों बिंदु से हमने निष्कर्ष निकाल लिया कि मानव और मानवीय क्रियाकलाप के अनुकूल जहाँ जलवायु होगी या जो क्षेत्र इन क्रियाकलापों के अनुकूल होंगे वो सदैव ही ज़्यादा आबादी वाले होंगे, यानी किस तरह के क्षेत्र होंगे, सघन। तो ये था हमारा भौगोलिक कारकों में पहला भू आकृति और दूसरा जलवायु। अब अपन देख लेते हैं मृदा किस तरह से व्यक्तियों के निवास को या व्यक्तियों के आवास को प्रभावित करती है। अगले जो भौतिक या भौगोलिक कारक हैं उसमें है मृदा। तो ये हमने कई बार देख लिया कि जिस क्षेत्र की कृषि योग्य या गहरी उपजाऊ मृदा होगी, स्वाभाविक सी बात है वो जो क्षेत्र है वो जनसंख्या के भरण पोषण की क्षमता उच्च रखते हैं, या अपन इसको यूं भी लिख सकते हैं कि वो क्षेत्र जो है वो अधिक जनसंख्या के भरण पोषण की क्या रखते हैं, क्षमता। अगर अधिक जनसंख्या के भरण पोषण की वो क्षमता रखते हैं, जैसे मान लीजिए अपन ये कह दें कि नदी घाटी क्षेत्र है, आप कहते हो नदी घाटी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी का जमाव ज़्यादा होता है, जलोढ़ मिट्टी। अगर नदी घाटी क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी का जमाव ज़्यादा होगी तो यहाँ ज़्यादा क्या होगी, कृषि।
तो कृषि की दृष्टि से ये जो है सघन कृषि वाले क्षेत्र होंगे, और जो क्षेत्र सघन कृषि वाले होंगे वहां पर जनसंख्या घनत्व हमेशा ही क्या मिलेगा, उच्च। तो इन सिंपली अपन यूँ बोल सकते हैं कि जिन क्षेत्रों की कृषि योग्य गहरी उपजाऊ मृदा वाले जो क्षेत्र होंगे वो अधिक जनसंख्या के भरण पोषण या लालन पालन की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं, तो उन क्षेत्रों में लोगों का झुकाव है, रुझान जो है वो स्वतः ही क्या हो जाएगा, ज़्यादा। हमने बार बार पढ़ा है कि नदी घाटी वाले जो क्षेत्र होते हैं वो सघन दृष्टि से बसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जलोढ़ मिट्टी का जमाव क्या होता है, उच्च, और कृषि की दृष्टि से जलोढ़ मिट्टी जो है वो उत्तम मानी जाती है। अपन ये भी एक पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हैं कि प्राचीन सभ्यताएं जो है, मिस्र की सभ्यता हो, ईरान की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, सिंधु घाटी सभ्यता हो या मोहनजोदारो सभ्यता हो, सब सभ्यताओं का विकास सदैव कौन से क्षेत्र में हुआ है, नदी घाटी क्षेत्रों में, यानी नदियों के किनारे। अब नदियों के किनारे क्यों हुआ ये बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि वहाँ जलोढ़ मिट्टी का जमाव ज़्यादा होने से वो सघन कृषि वाले क्षेत्र भी बन सकते हैं। तो ये था मृदाएं, यानी जिस स्थल या जिस प्रदेश की मिट्टी जो है उपजाऊ होगी वहाँ लोग ज़्यादा निवास करेंगे, स्वतः आप इतना याद रख सकते हैं। अगला जो भौगोलिक कारक है वो जल स्रोत या जल की उपलब्धता। बार बार हम पढ़ चुके हैं कि जहाँ पीने योग्य और सिंचाई के लिए जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा उन क्षेत्रों में ज़्यादा लोग बसेंगे, यानी उन क्षेत्रों पर जनसंख्या का दबाव हमेशा ही क्या रहेगा, ज़्यादा। अगर इसमें थोड़ा सा लिखना चाहें तो बार बार अपन लिखते हैं नदी घाटी क्षेत्र हैं, झील के किनारे, नहरों के किनारे या नदियों के किनारे। तो इन सभी के किनारे लोगों को पीने का मीठा पानी मिल जाता है या लोगों को सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल उपलब्ध हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं या ये जो क्षेत्र है नदी घाटी, झील और नहरें, यहाँ हमेशा ही जो जनसंख्या है वो सघन निवास करेगी या अधिक लोग निवास करेंगे। तो इन शॉर्ट आप ऐसा कह सकते हो वो क्षेत्र ज़्यादा बसे हुए हमें दिखाई देंगे जहाँ मीठा पानी और सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो। तो ये हमने 4 भौगोलिक कारक देखे, जलवायु देखी, मिट्टी देखी, भूमि की आकृति देखी और उसके बाद आगे जल की उपलब्धता देखी। अगला जो अपन कारक देंगे वो है आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में हमने जब थ्योरी पढ़ी थी तो कितने बिंदु देखे थे, 3। आपने देखा था खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र, आपने देखा था जब जब नगरीकरण बढ़ेगा, या आपने देखा था जिन क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयाँ ज़्यादा लगी हुई हैं वो क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में सघन रूप से बसे हुए होंगे। तो इसको एक साथ तीनों को अपन कैसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में या जो क्षेत्र खनिज प्रचुरता वाले होंगे, यानी जहाँ खनिजों का निक्षेप क्या होगा, ज़्यादा, उसको अगले बिंदु से जोड़ो। इन क्षेत्रों में ज़्यादा किसका विकास होगा, औद्योगिक विकास, यानी औद्योगिक इकाइयाँ इन क्षेत्रों में क्या लगेंगी, ज़्यादा। या जिन क्षेत्रों का औद्योगिक विकास ज़्यादा होगा उन क्षेत्रों में हमेशा कौन से अवसर बढ़ेंगे, रोजगार। तो ये कहें रोजगार के जो अवसर हैं वो वहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएंगे, या ये कहेंगे सुलभ अवसर प्राप्त होंगे। तो जहाँ रोजगार के अवसर सुलभ प्राप्त होते हैं तो लोग उस स्थान की तरफ क्या करने लग जाते हैं, पलायन, यानी उस स्थान पर आप्रवास होने से जनसंख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब रोजगार के साथ साथ अपन ये भी देख सकते हैं कि ऐसे स्थानों पर जहाँ खनिजों का निक्षेप ज़्यादा होता है इन स्थानों पर रहने वाले लोगों का जो जीवन स्तर है वो कैसा रहेगा, उच्च। क्यों रहेगा उच्च? क्योंकि यातायात के साधन यहाँ ज़्यादा रहेंगे, वाणिज्य यानी मार्केटिंग जो है वो यहाँ ज़्यादा होगी, बैंकिंग सेवाएं भी यहाँ पर चालू हो जाएंगी, शैक्षिक स्तर भी यहाँ क्या रहेगा, उच्च रहेगा, कॉलेज खुल जाएंगे इस क्षेत्रों में। या ये कहें ग्रामीण क्षेत्रों के बजाय यहाँ क्या हो जाएगा, नगरीकरण ज़्यादा हो जाएगा। तो व्यक्ति उच्च जीवन की खोज में भी इन क्षेत्रों में ज़्यादा आकर बसने लग जाते हैं। तो ये जो क्षेत्र हैं ये ज़्यादा यातायात, वाणिज्य, बैंकिंग और शैक्षिक स्तर और नगरीकरण बढ़ने से ये क्षेत्र विकसित हो जाते हैं, और विकसित देशों का जीवन स्तर, विकसित स्थलों का जो जीवन स्तर व्यक्तियों का वो उच्च होता है, और इसको देखकर वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर बसना चालू कर देते हैं। यानी ये जो क्षेत्र होते हैं ये ज़्यादा सघन जनसंख्या वाले क्या बनेंगे, क्षेत्र। तो अपन मान सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में यातायात, वाणिज्य, बैंकिंग, शैक्षिक और नगरीकरण व्यवस्थाएं अधिक विकसित होने लग जाएंगी उन क्षेत्रों पर लोगों का बसाव भी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, या लोगों के बसाव के लिए कौन से कारक हो जाएंगे, अपकर्षक। याद करो जो लोगों को पलायन के लिए मजबूर करें वो कारक कौन से थे, प्रतिकर्ष, और जो लोगों को आकर्षित करें वो कारक कौन से थे, अपकर्ष कारक। तो ये हमने देखा अभी आर्थिक
कारक, अब लास्ट कारक बचा है हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक, उसको देखते हैं। ये जो भौगोलिक कारकों में तीसरा जो कारक है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, इसमें अगर बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछा जाता है थ्योरेटिकल आप कौन कौन सी बातें लिख सकते हो, तो आप ये एक तथ्य तो ये भी नोट कर सकते हो कि मानव एक ऐसा प्राणी है सामाजिक, यानी सामाजिक परिवेश में रहना पसंद करता है। इसका मतलब विश्व के वो क्षेत्र जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विकसित केंद्र बन जाते हैं, वो केंद्र जो क्षेत्र होते हैं वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में प्रवास के लिए लोगों के कौन से कारक बनते हैं? अपकर्ष, यानी वो लोगों को खींचते हैं अपनी ओर कि वहां आकर लोग बसना चालू करें। तो यहाँ अपन ये भी नोट कर सकते हैं कि कौन से क्षेत्र विश्व में ज़्यादा बसे हुए माने जाते हैं। तो जो क्षेत्र किसी भी कारण से सामाजिक और सांस्कृतिक के विकसित रूप के जो केंद्र बनते हैं वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में प्रवास के लिए लोगों को अधिक आकर्षित करेंगे। अपन यूँ मान ले जैसे कोई भी क्षेत्र है वो धार्मिक आस्था का केंद्र बन जाए, या वहाँ कोई मंदिर बन जाए, या कोई बड़ी संस्था बन जाए धार्मिक, वो केंद्र ले लो, या जिन क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि जो है वो उच्च हो, या उच्च सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर सरकार के पास है, या जो क्षेत्र सुरक्षित हैं रहने के लिए वो क्षेत्र मान लो, या जिन क्षेत्रों में सैन्य दृष्टि से जो क्षेत्र सुशोभित हैं या समृद्ध हैं, या जिन क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियां जो है वो अन्य क्षेत्रों की दृष्टि में उच्च हों, या जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य और मनोरंजन की सुविधाएं बाकी क्षेत्रों की तुलना में क्या हो, ज़्यादा, वो सारे क्षेत्र बोलो अगर इन सुविधाओं से संपन्न होते हैं तो वो ज़्यादा क्या बनेंगे, विकसित। और जब वो ज़्यादा विकसित हो जाएंगे तो जनसंख्या वहाँ की क्या हो जाएगी, सघन, और धीरे धीरे वो छोटे नगर है वो क्या बन जाएंगे, बड़े नगर, यानी मेगा नगरों में या मेगा सिटीज जो है वो बन जाएंगे। तो यहाँ आप इन शॉर्ट आप क्या समझोगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिकता और धार्मिकता आस्था का केंद्र जहाँ बन जाएगा लोग वहाँ रहना पसंद कर देंगे। इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हो कि जो नगर इन सुविधाओं से संपन्न होंगे, या जिन नगरों में ये सारी सुविधाएं क्या हो जाएंगी, विकसित हो जाएंगी, वो नगर ज़्यादा जनसंख्या वाले हो जाएंगे, और छोटे नगरों से वो क्या बन जाएंगे, वृहद। कौन कौन सी सुविधाएं विकसित हो जाएंगी, धार्मिक आस्था का वो केंद्र बन जाए, जीवन सुरक्षा की दृष्टि से वो अगर महत्वपूर्ण हो जाए, सैन्य दृष्टि से अगर वो संपन्न हो जाए, क्योंकि अगर सैन्य दृष्टि से संपन्न होंगे तो वहाँ जीवन की सुरक्षा का दायित्व वो क्या है, ज़्यादा होगा। या फिर ये कहें सांस्कृतिक गतिविधियों का क्या बन जाए, केंद्र, जहाँ बड़े बड़े मेले लग जाएं या सांस्कृतिक केंद्र स्थापित हो जाएं, तो वो क्षेत्र, या जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य और मनोरंजन की सुविधाएं ज़्यादा हो, ऐसी सुविधाएं विकसित जिन क्षेत्रों में हो जाती है वहाँ सघन जनसंख्या निवास करेगी, और वो धीरे धीरे छोटे नगरों से क्या होते जाएंगे, बड़े नगर हो जाएंगे। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में आप इतना नोट कर सकते हैं। बड़े प्रश्नों में अपना एक सवाल और बचा है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था है, उसको भी देखते हैं। हाँ तो बेटा अपने अभ्यास पुस्तक के चैप्टर नंबर 2 का जो अंतिम सवाल है उसको भी देखते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल भी है, समझने लायक सवाल भी है। क्वेश्चन है जननांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए, और अपन को इसको थोड़ा विस्तार में लिखना है, यानी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके लिखना है। तो क्या क्या बातें लिखोगे आप? तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, सबसे पहले बोलो, ये हमने पढ़ा उस समय लिखा था, ये शब्द किसने दिया, याद करो, आपको याद आ जाएगा, नोटेस्टीन। और बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत दिए, और लास्ट में निष्कर्ष क्या निकाला वो अपन इसमें लिखेंगे। तो देखो ये सिद्धांत हमें बताता है, यानी ये थ्योरी में कौन सी बातों पर प्रकाश डाला है, तो ये सिद्धांत हमें क्या बता रहा है समझिए। आदिकाल समाज और वर्तमान समाज दोनों की आपस में इसने क्या की है, तुलना। क्या कहता है, देखो ये सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे जैसे समाज, बोलो पहले समाज कैसा था, ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित, यानी लोग गांव में ज़्यादा निवास करते थे। लगभग ये मानिए 60% या 75% से ऊपर लोग गांव में निवास करते थे, या खेती करते थे, या फिर शिक्षा का उनमें क्या था, अभाव। तो इसमें ये लिखा है कि जैसे जैसे समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित स्तर से या अशिक्षित अवस्थाओं से उन्नति कर, अब बोलो उन्नति कर ली समाज ने, और वो ग्रामीण से क्या हो गया, नगरीय हो गया, खेतीहर से क्या हो गया, औद्योगिक हो गया, और अशिक्षित से क्या हो गया बताओ, शिक्षित यानी साक्षर। तो इसको पूरे समझिए आप कि ये सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे जैसे समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके
नगरीय, औद्योगिक और क्या बनता है, साक्षर बनता है, तो फिर उस समाज की जननांगीय संरचना भी बदल जाती है। और बोलो कैसे बदलेगी? जहाँ पहले वो कौन सी अवस्था में था, उच्च जन्म दर की अवस्था में, उच्च मृत्यु दर की अवस्था में, और ये परिवर्तित होकर बोलो अब किस में चला जाएगा, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। आप यूँ समझिए, जब शिक्षा का अभाव था, लोग ग्रामीण परिवेश में रहते थे, या ये कहें यहाँ पर जो तकनीकी सुविधाएं क्या थी, कम, तो उस समय जन्म भी क्या होते थे, ज़्यादा, और उस समय मृत्यु भी क्या होती थी, ज़्यादा। तो दोनों ही क्या थी, उच्च। CBR भी उच्च थी और CDR भी उच्च थी। लेकिन अब प्रदेश में औद्योगिक विकास हो गया है, तकनीकी विकास हो गया है, तो आज जो है वो जन्म दर क्या है, कम, और मृत्यु दर भी क्या है, कम। तो इसने क्या बताया, इस सिद्धांत ने? इस सिद्धांत ने बताया कि जब समाज की अवस्था बदलेगी तो उसकी जनसंख्या संरचना भी अपनी अवस्था क्या करेगी, बदलेगी। समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित से क्या बन गया बताओ, नगरीय, औद्योगिक और साक्षर। तो उस प्रदेश की जो जनसंख्या संरचना है वो भी उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से बदल कर क्या हो जाएगी, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। ये जो बदलाव है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो बदलाव है, ये परिवर्तन जो है, ये विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। ध्यान रखना, अनेक विद्वानों ने अनेक अवस्थाएं बताई, किसी ने 5 स्तरों की व्याख्या की है, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल कौन सा चक्र है, त्रिस्तरीय अवस्था वाला चक्र है। तो ये परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, और उन प्रावस्थाओं को या अवस्थाओं को सम्मिलित रूप से एक नाम दे देते हैं, जननांगी चक्र। और हमें व्याख्या करनी है कितने स्तर वाले जननांगी चक्र की, 3। उसमें से पहला जो स्तर है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, इसका जो विवरण है वो अपन आगे देखेंगे। प्रथम अवस्था में आपने क्या सीखा, समाज जो आदिम समाज था वहाँ उच्च जन्म दर थी और उच्च ही क्या थी, मृत्यु दर। और जो वर्तमान समाज है उसकी निम्न जन्म दर है और निम्न क्या है, मृत्यु दर। सबसे विकसित अवस्था कौन सी होगी, द्वितीय, जहाँ जनसंख्या वृद्धि जो है प्राकृतिक रूप से सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ वृद्धि दर क्या है, कम रहेगी, और यहाँ वृद्धि दर लगभग क्या हो जाएगी, स्थिर या फिर घटती हुई। तो अपन चर्चा करेंगे जननांगीय संक्रमण की इन 3 अवस्थाओं की, और इनका विवरण देखते हैं। जननांगीय जो चक्र है उसको समझते हैं, उसकी तीनों अवस्थाओं पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले अपन जननांगीय चक्र की प्रथम अवस्था की बात कर लें, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का वक्र है कि जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था को बताता है। तो अपन ये मान ले सबसे पहले ये इधर इस अक्ष पर जो है S जन्म दर और S मृत्यु दर, इस अक्ष पर अपन ने किसको ले लिया, बताओ, समय को। यहाँ पर हमने अंकन किया 15 का, और यहाँ पर अंकन कितने का है, 35 का। ये 2 लाइनें हमने बनाई है, एक ऊपर वाले किसकी है, मृत्यु दर की, और नीचे वाले जन्म दर की। तो यहाँ 0 से अपन जब ऊपर चलते हैं, इस भाग में हम देखते हैं कि जन्म दर क्या है, सबसे ज्यादा, और इसी भाग में मृत्यु दर भी क्या है, सबसे ज्यादा। तो ये जननांगीय चक्र की कौन सी अवस्था होगी, प्रथम अवस्था। इस पोर्शन में आप कौन कौन से बिंदु लिखोगे, कौन कौन से बिंदु हमेशा याद रखोगे, तो ध्यान रखना, जो प्रथम अवस्था है उसमें उच्च क्या है, जन्म दर, देख लो आप, उच्च की क्या है, मृत्यु दर। ये दोनों उच्च है, ऐसा क्यों है, तो आदिकाल के अंदर जो है वो चिकित्सा सुविधाएं क्या थी, कम, तो फिर महामारियां क्या थी, ज्यादा, तो लोग ज्यादा संख्या में मरते थे। या ये बोले कि लोगों को खाने के लिए जो खाद्यान्न पदार्थ वो उपलब्ध नहीं हो पाता था, तो अधिकतर लोग जो है वो भूख से मर जाते थे। अब महामारी और खाद्यान्न अनुपलब्धता के कारण अगर लोग ज्यादा मरेंगे, तो ध्यान रखना मृत्यु की क्षतिपूर्ति हमेशा किससे होती है, उच्च जन्म दर से। ध्यान रखना, जैसे आप यूँ अंदाजा लगा लो, अगर बच्चे ज्यादा पहले कई बार आपने कहावत भी सुनी होगी, जिस घर में एक बच्चा होता है, पहले वाले कहावत है, तो वो कहते हैं ना, एक आंख में तीन खोले और तीन नीचे है। इसका मतलब अगर एक ही लड़का है या एक ही संतान है, अगर किसी कारण से वो मान लीजिए मर जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो पहले वाले लोगों की सोच ये थी कि संतान एक से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। अगर एक से ज़्यादा संतानें होंगी तो एक दो अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश से मर भी जाए, तो एक दो तो अपने पास रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मृत्यु दर क्या होती थी, ज़्यादा,
यानी लोग ज्यादा मरते थे तो परिवारों में जन्म भी क्या होते थे ज्यादा, ताकि एक दो तो कम से कम बचे रह जाए। तो आप यूं मानिए कि प्राचीन समय के अंदर अगर महामारियां क्या थी ज्यादा, खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाते थे तो लोग क्या मरते क्या थे ज्यादा। अब लोग ज्यादा मरते थे उसको देखकर जन्म दर भी क्या होती थी ज्यादा। तो इस क्षेत्र के अंदर यानी पहले वाले इस पोर्शन में उच्च ही जन्म दर है और उच्च ही क्या है मृत्यु है। और अगर आप इसमें लिखना चाहें तो इस समय लोगों के जीवन प्रत्याशा जो थी वो क्या थी कम, यानी लोगों के जीने की इच्छा क्या थी कम। औद्योगिक विकास का स्तर क्या था बहुत कम था। लोग कौन सी व्यवसाय से जुड़े थे प्राथमिक, यानी केवल क्या करते थे खेती करते थे सॉरी। और ये मान ले उस टाइम का समाज जो है वो शिक्षित नहीं था बल्कि क्या था अशिक्षित। तो ये सारी बातें आप कौन सी अवस्था में लिख सकते हो प्रथम अवस्था में, कि प्रथम अवस्था में उच्च क्या है मृत्यु दर, उच्च क्या है जन्म दर है। मृत्यु दर उच्च होने से जन्म दर भी क्या होगी ज्यादा। इस समय का जो समाज है उसमें लोगों के जीने की इच्छा क्या थी कम थी, या कि औद्योगिक विकास का स्तर क्या था कम, तकनीकी विकास नहीं था, शैक्षिक सुविधाएं भी नहीं थी। तो ये सारी सुविधाएं नहीं होने के कारण लोग प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े हुए थे। तो ये सभी कारणों से ये जो अवस्था है इसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है। अब अगर इसमें थोड़ा ये नोट करना चाहिए कि इस अवस्था में कौन कौन से देश या कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो अपन यूँ मान ले जो आज भी आदिवासी क्षेत्र आते हैं जिनका विकास स्तर क्या है कम, वो सभी आज भी जननांग के संक्रमण की कौन सी अवस्था से गुजर रहे हैं प्रथम अवस्था से, जिसमें आप अफ्रीका महाद्वीप के कुछ आदिवासी क्षेत्र ले सकते हैं। दूसरी अवस्था ये, तो दूसरी अवस्था में आप क्या क्या लिखोगे, तो दूसरी अवस्था ये सामने लिखी हुई है। ऊपर वाली लाइन जन्म दर की है, तो देखो जन्म दर तो इस समय भी क्या है उच्च है, लेकिन कैसी है घटती हुई। तो सेकंड अवस्था में जन्म दर उच्च है लेकिन क्या है घटती हुई, जबकि मृत्यु दर में क्या आती है बताओ कमी। और दोनों का अंतर क्या कहलाता है जनसंख्या वृद्धि। तो आप देख रहे हो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि जननांगीय संक्रमण की कौन सी अवस्था की है दूसरी। प्रथम में वृद्धि क्या है कम, दूसरी में क्या है सबसे ज्यादा, और तीसरी में वृद्धि क्या हो जाएगी स्थिर, ये अपना आगे पड़ेगी। तो दूसरी अवस्था में आप कौन कौन सी चीजें नोट कर सकते हो। देखो पहले जन्म दर क्या है उच्च है, मृत्यु दर में लगातार क्या हो रही है कमी। अगर ये दोनों चीजें इस तरह से परिवर्तित होंगी तो आपको पता है जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि सबसे क्या होगी ज्यादा। ये अवस्था सबसे विस्तृत है क्योंकि कई विद्वानों ने जननांग के संक्रमण को कितने भागों में बांटा है 5। तो जो तीनों अवस्थाएं सम्मिलित रूप से कौन सी अवस्था में है द्वितीय। अपन ये भी मान सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर में कमी क्यों आई। तो ये सारी बातें अपन नोट कर सकते हैं। यहाँ तकनीकी विकास हो गया या चिकित्सा सुविधाएं क्या होगी ज्यादा होगी, लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध होने लगा। ये सारी बातें अपन इसमें नोट कर सकते हैं कि तकनीकी विकास और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता के कारण मृत्यु दर में क्या आई गिरावट, लेकिन जन्म दर अब भी क्या है ज्यादा और घटती हुई। कौन से देश तो सेकंड अवस्था में हमने ये सारी बातें देखी, जन्म दर भी उच्च है लेकिन घटती हुई, और मृत्यु दर में लगातार क्या हो रही है कमी। तो दोनों का अंतर भी ज्यादा होगा, यानी जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि इस अवस्था में सबसे ज्यादा दर्ज होगी। कौन से या इसका कारण अगर आप लिखना चाहे कि इस समय मृत्यु दर में कमी क्यों आई, तो दो बिंदु यहाँ अपन नोट कर सकते हैं कि इस समय का तकनीकी विकास ज्यादा हो गया या मेडिकल सुविधाएं ज्यादा विकसित हो गई, टीकाकरण चालू हो गया और पौष्टिक आहार उपलब्ध होने लगा। तो इन दोनों बिंदुओं को अगर अपन देखें तो इस समय मृत्यु दर में क्या होनी थी कमी, या मृत्यु दर में क्या हुई कमी, लेकिन जन्म दर अब भी क्या बनी हुई है उच्च। तो उच्च जन्म दर और मृत्यु दर में जो कमी है इस समय जनसंख्या वृद्धि जो है प्राकृतिक वो सबसे क्या है ज्यादा। वर्तमान समय की बात करें तो जितने भी विकासशील देश हैं यहाँ तक कि भारत कौन सी अवस्था से गुजर रहा है या भारत कौन सी अवस्था में है, तो जननांगीय संक्रमण की दूसरी अवस्था में भारत गुजर रहा है, या भारत के साथ साथ जितने भी विकासशील देश हैं वो जननांगीय संक्रमण की कौन सी अवस्था से गुजर रहे हैं दूसरी। अब अपन जननांगीय संक्रमण की तीसरी अवस्था पर फोकस करते हैं। तो तीसरी अवस्था पर यहाँ देखिए मृत्यु दर भी घट के क्या हो गई है कम और जन्म दर भी घट के क्या हो गई है कम, यानी यहाँ पर दोनों ही क्या हो गई है निम्न। तो इसकी थ्योरी में आप ये नोट कर सकते हो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या होंगी कम होंगी, या ये कहें दोनों में ही तेजी से क्या होगी गिरावट।
अगर दोनों में तेजी से गिरावट आई या दोनों ही अगर कम हो गई तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो लगभग क्या मानी जाएगी, स्थिर, या ये कहें इस अवस्था की जनसंख्या वृद्धि जो है वो ऋणात्मक होती है। अब जनसंख्या वृद्धि स्तर क्यों रही, इसमें आप बहुत सारे कारण लिख सकते हो। बोलो, उच्च क्या है, शिक्षा, वर्तमान स्थिति की बात हो रही है। तीव्र क्या है, औद्योगिक विकास है, तो चिकित्सा सुविधाएं क्या हैं, ज़्यादा हैं। द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय में या चतुर्थक व्यवसाय में या पंचम व्यवसाय में लोग लगे हुए हैं। तो ये सारे जो क्रियाकलाप है, इस कारण आज मनुष्य का जीवन स्तर है वो क्या हो गया है, उच्च हो गया है। मनुष्य के जीवन की इच्छा है वो बढ़ गई है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या है, नियंत्रण में है। बड़े परिवारों की बजाय छोटे परिवारों की महत्ता व्यक्ति समझने लगे। तो ये जो बदलाव है ये 3 अवस्थाओं में गुजरा है कि कब आदिम समाज वर्तमान समाज तक पहुँचा है। तो ये कुल मिला के हमने 3 अवस्थाएँ देखी। प्रथम अवस्था, ये यहाँ से द्वितीय अवस्था, और ये तृतीय अवस्था। थोड़ा थोड़ा विवरण आप इसमें लिख सकते हो। एक ये ग्राफ बनाकर भी आप समझा सकते हो। एक बार वापस स्पीड से अगर अपन थोड़ा सा देखें तो ये थी प्रथम अवस्था, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। इसका कारण आप लिखेंगे महामारी और खाद्यान्न उपलब्धता में कमी। मृत्यु दर की जो क्षतिपूर्ति है वो उच्च जन्म दर से हुई, इसका मतलब दोनों ही उच्च हैं। यहाँ लोगों के जीने की इच्छा या जीवन प्रत्याशा कम थी। औद्योगिक स्तर जो है यहाँ पर कम था। लोग प्राथमिक व्यवसाय से इस समय जुड़े हुए थे और अशिक्षित समाज था। ये सारे रीजन जो है ये उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर के लिए उत्तरदायी थे। दूसरी अवस्था की अगर बात करें अपन, बीच वाली अवस्था, तो आप लिखोगे जन्म दर उच्च है लेकिन घटती हुई है, मृत्यु दर क्या है, कम। ये दोनों का अंतर अगर देखें तो जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि इस अवस्था में सबसे ज़्यादा होगी और यही अवस्था इन तीनों अवस्थाओं से सबसे लंबी है। यहाँ जन्म दर में कमी क्यों हुई, क्योंकि यहाँ तकनीकी विकास हो चुका है, लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध होने लगा। तो मृत्यु दर में तो कमी आई लेकिन जन्म दर वो ही रही। विकासशील देश इसी अवस्था में से गुजर रहे हैं, या ये कहें भारत भी वर्तमान समय में इसी अवस्था से गुजर रहा है। तीसरी अवस्था में अगर आप नोट करना चाहिए तो ये सारी बातें नोट कर सकते हो। जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही कम है या दोनों में तेजी से गिरावट आई, और दोनों में तेजी से गिरावट आती जनसंख्या वृद्धि जो है या तो स्थिर हो गई या वर्तमान में घट रही है। इसका कारण लिख सकते हो, वर्तमान में शिक्षा का उच्च स्तर, तीव्र औद्योगिक विकास से तीव्र चिकित्सा सुविधाएं चलेंगी, द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय में लोगों के जुड़े होने से, यह कहें मनुष्य के जीवन जीने की जो इच्छा है वो बढ़ी है। यही कहें तकनीकी संसाधनों का उपयोग उसने प्रकृति को अपने अनुसार ढालने में किया है, और आज का जो मानव है वो प्रकृति को अपने अनुकूलतम बनाने के प्रयास में लगा हुआ है। तो ये तीनों बातें आप इसे क्वेश्चन में नोट कर सकते हैं। तो हमने जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की तीनों अवस्थाओं को समझा। आप डायग्राम बनाकर तीनों अवस्थाओं को अलग अलग लिख सकते हैं, कौन कौन सी अवस्थाओं में कौन कौन सा बदलाव आया।